बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के MCQs और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो MCQs है वो है अ पार्टिकल इज़ साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ फोर्स एंड 3 न्यूटन। तो बेटा आपको स्टेटमेंट में एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है 4 न्यूटन और दूसरी फोर्स है 3 न्यूटन। तो बेटा इनकी जो नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है पार्टिकल के ऊपर वो पूछ रहा है। तो बेटा नेट फोर्स कैसे हम फाइंड करेंगे? या तो आप उन दोनों को ऐड कर लें, यानी 4 + 3 ये क्या होता है 7, या उन दोनों को माइनस करके देख लें 4 - 3 1। इसका मतलब 4 + 3 करेंगे, ये उस वक्त होगा अगर हो सकता है कि ये दोनों फोर्सेस इनकी डायरेक्शन सेम हो। उसने हमें डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। इसका मतलब हम अगर सपोज़ करें कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, फिर तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐड हो जाना है। जैसे 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन है तो ये बन जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7 न्यूटन। लेकिन हो सकता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सपोज़ करें ये 4 न्यूटन है और ये होगी 3 न्यूटन, तो फिर ये दोनों हो जाएंगी माइनस। 4 में से आपको 3 करनी पड़ेगी माइनस, वो हो जाएगी 1 न्यूटन। इसका मतलब ऐड करें तो 7 न्यूटन, माइनस करें तो 1 न्यूटन। इसका मतलब जो हमारा आंसर है नेट फोर्स का वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बिटवीन हो सकता है। अब हो सकता है कि ना वो पैरेलल हों ना वो एंटी पैरेलल हों, वो सम एंगल पर हों। मतलब 4 न्यूटन ऐसे लग रही है और जो 3 न्यूटन है वो इस तरफ लग रही है, तो फिर भी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 और 7 के बिटवीन ही आएगा। तो इसका बेटा ऑप्शन आप टिक लगा लें, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। उसके बाद सेकेंड MCQ है फोर्स F इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद X एक्सिस। एक फोर्स है जो कि X एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है इट्स Y कंपोनेंट। बेटा आपने Y कंपोनेंट पढ़ा हुआ है कि F, आपने फार्मूला पढ़ा था कि Fy इज़ इक्वल टू होता है F sin थीटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब थीटा की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 60, तो इसका आंसर आएगा F sin 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड MCQ है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो टिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा फोर्थ MCQ है इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट द बॉडी विल कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम वेल। तो आपको पता बेटा कि जो कोई भी बॉडी है वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में तब होती है अगर उस पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हों। तो ए ऑप्शन है सिग्मा F इज़ इक्वल टू 0, यह आपकी फ़र्स्ट कंडीशन आ गई, और सिग्मा टॉर्क इज़ इक्वल 0 ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। इसका बेटा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद 5 वाला MCQ है अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ पेन्स इफ़ ही पुट्स द वेट्स इन द पेन हैविंग शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। तो अब कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल अपना बेच रहा है, ठीक है, एक बैलेंस में तोल कर, और उस बैलेंस के जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हैं। ठीक है, वैसे तो हम शॉप पे जाएं तो उनके जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो बैलेंस है उसके आर्म्स अनइक्वल हैं। अब वो बंदा जो है ना, वो जो आर्टिकल बेच रहा है, वो जो वेट है, यानी जो स्टैंडर्ड मैथ्स होते हैं, जो 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है, वो वेट जो है ना वो ऐसे पैन में रख रहा है जो शॉर्टर आर्म है, यानी जिसकी लेंथ कम है। इसका मतलब कि कस्टमर को फिर जो है ना वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब शॉर्टर आर्म पे वो वेट रख देगा तो लॉन्गर आर्म पर थोड़ा सा भी वेट रखने से वो बैलेंस हो सकता है। यानी जो आर्टिकल वो लेना चाह रहा है, अगर आर्टिकल छोटा भी रखेगा ना तो वो जो छोटे पैन में रखे गए वेट्स हैं उसको वो बैलेंस कर पाएगा। इसका मतलब कि उस कस्टमर को लॉस होगा। समझ लगी है? उसके बाद नेक्स्ट अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप ही बैलेंस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बो स्टिक हॉरिजॉन्टली इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। बेटा एक टाइट रोपर है, वो
टाइट रॉप पे वॉक करता है, ठीक है, वो अपने आप को बैलेंस करता है बम्बो स्टिक को यूज़ करते हुए। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये किसकी एप्लीकेशन थी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की एप्लीकेशन थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 7 वाला MCQ है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। ये आपको होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा लोएस्ट पोजीशन पर होती है और बाद में हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, टिल्ट करते हैं। पहले अगर हम देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होती है, लोएस्ट पोजीशन पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ये कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो होता है मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो वो हमेशा जो है ना वो विद इन लाई करता है या आउटसाइड पर करता है या ऑन द सरफेस पर करता है। तो बाकी ऑप्शन इसमें है कि लाई ऑलवेज इनसाइड बॉडी, लाई ऑलवेज आउटसाइड, लाई ऑलवेज ऑन द सरफेस। तो ये बेसिकली तीनों पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 9 वाला MCQ है, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस। एक सिलेंडर है, अगर वो अपनी सर्कुलर बेस के ऊपर रेस्ट है तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, नन है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वो सर्कुलर बेस के ऊपर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ गिवन बाय। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो बाकी फार्मूले सारे रॉन्ग हैं, ये वाला फार्मूला करेक्ट है mv²/r। उसके बाद बेटा हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में। सबसे फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बेटा आपने चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था वहाँ पर हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया था। इसका आंसर है पेज नंबर 81। तो ये है बेटा आपका पेज नंबर 81। यहाँ पर हम लाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद अनलाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और साथ हमने ये एग्जांपल दे के ये डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका बेटा 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से अटैम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट शॉर्ट है 4.2, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज़। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज़ पूछ रहा है। ये बेटा आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक आपने डिस्कस किया था, वहाँ पर ये पेज नंबर 85 पर इसका आंसर मौजूद है। तो ये है बच्चों पेज नंबर 85। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछ रहा था उसकी डेफिनेशन ऑफ फोर्स से लेके यहाँ तक आपकी आ जाएगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसी क्वेश्चन में इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ भी पूछ रहा है, तो ये आप साथ उसके लिखेंगे fx = f cos थीटा और ये लिखेंगे fy = f sin थीटा। ये उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने वो डेफिनेशन करनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और साथ ये 2 वैल्यूज़ भी लिखनी है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब ये भी हमने चैप्टर के अंदर डिफ़ाइन जो है ना वो की हुई है। पेज नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 82 पर। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पेज नंबर 82। द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके साथ आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ये है कि ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये जो लाइन है इसको आपने लिखना है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन और पेज नंबर 83 पे एक डायग्राम है, वो आप डायग्राम साथ बना के वहाँ पर शो करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 82 और प्लस 83, पेज नंबर 82 पे डेफिनेशन है और 83 पे वो डायग्राम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो बेटा इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स की डिफ़ाइन तो हमने डेफिनेशन जो है ना वो समझ लें चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। पेज नंबर 83 पर आपको ये इसकी डेफिनेशन मिलेगी। ये है पेज नंबर 83। इसमें हम मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। उसके बाद आप इसका फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद आप इसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। ये 3 चीज़ें आपने यहाँ से करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा।
तो उस जो सेकंड पार्ट है बेटा वो उसका जो आंसर है वो आपने यहाँ से करना है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो टॉर्क होता है बेसिकली वो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़, वो है डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बेसिकली इसमें आप फोर्स को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं या आप डी को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने मोमेंट ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में 2 डायग्राम्स हमने बनाई थी, वहाँ पर एक दफ़ा हमने फोर्स को रिजॉल्व किया था और एक दफ़ा हमने मोमेंट आर्म को रिजॉल्व किया था। अब यहाँ पर हम मोमेंट आर्म को कर लेते हैं और उसका आपको पता है कि कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था, आर साइन थीटा। ठीक है, तो डी इज़ इक्वल टू हम रख लेंगे आर साइन थीटा। तो सो डी की वैल्यू पुट करेंगे एफ डॉट आर साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा जी एफ आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पर, एक आर पर और एक थीटा पर। दिस शोज दैट मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्टेंस आर एंड एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ। तो बेटा इस जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपने ये जो प्रूव है वो यहाँ से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद द 4.5 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो बट रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। तो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि ऐसी डायग्राम बनाकर शो करें कि रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पर ज़ीरो हो जाए लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क वहाँ पर ज़ीरो ना हो। तो इसका आंसर बेटा आपने नोट डाउन कर लेना है बुक पे। एक रिजिड बॉडी है, ये कपल वाली डायग्राम आप लोगों ने जो है ना देखी हुई है, टॉपिक के अंदर कपल वाली डायग्राम बनाई थी। ठीक है, साथ हमने थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो क्या होगा कि इसमें 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये फोर्स आपके पास ये नीचे वाली F1 है, ये फोर्स आपके पास F2 है और ये दरमियान से A से B जो है ना वो दरमियान डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो दोनों फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स दोनों का जो है ना वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है ना वो क्या है, ऑपोजिट है। जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो इधर क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क 0 नहीं है क्योंकि दोनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई हो रही हैं। इससे क्या होगा कि ये बॉडी जो है ना वो रोटेट करना शुरू कर देगी। लिखा हुआ है कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑन विच 2 इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग नॉट अलोंग द सेम लाइन, सो बॉडी इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, it will rotate although the first condition of equilibrium is satisfied. For example, the resultant force is 0, body rotates as resultant torque is not 0। मतलब दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई हो रही हैं जिसकी वजह से बॉडी घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, कपल प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर जो टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क है वो 0 नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस ऑफ द फिगर गिवन बिलो। आपने इनके अंदर ये जो डायग्राम्स हमें नज़र आ रही हैं इनके अंदर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जाना वो आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा जो फर्स्ट वाली जो डायग्राम है यह आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहेगी क्योंकि कौन अपने सर्कुलर बेस पर खड़ी है इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जो सेकंड वाली फिगर है इसमें अगर बॉल को आप थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे, छेड़ेंगे तो ये बॉल नीचे आके गिर जाएगी, दोबारा वापस नहीं जाएगी। ये आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है, ये आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद है 4.7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी विच इज़ मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दें ऐसी बॉडी की जो कि मूव कर रही है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है। इसका बेटा आंसर है पेज नंबर 91। ये पेज 91 पर इसका आंसर है अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पैराट्रोपर है उसकी जो नीचे की तरफ मोशन होती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है और वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल जो उसने बॉडी की एग्जांपल पूछी है यहाँ पर आ जाएगा वो पैराट्रोपर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है कि गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अ पैराट्रोपर इन अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर अ फ्री फॉल
यहाँ पर क्या होगा, पैराशूट ओपन्स अ लिटिल लेटर, पैराट्रोपर स्टार्ट्स डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आएगा विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही होती है। इन दिस स्टेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द पैराट्रोपर, वो बैलेंस्ड हो जाती है बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैराट्रोपर नीचे तो आता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आता है, और इस तरह फिर ये वो बॉडी है जो कि मूव भी कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में एक्सरसाइज के MCQs देखे और हमने 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।